अब वो तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है ना। हाँ जी, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली लेक्चर भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे थ्योरम है कि एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक। अब अब आप में से ही कोई बताया कि जब हमने किसी चीज़ को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करवाना होता है तो हम क्या करते हैं जी। बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। हाँ जी, बाइजेक्टिव प्रूव कर देते हैं, और होमोमॉर्फिज्म यानी कि बाइजेक्टिव का मतलब वन वन और ऑन टू हम उसे प्रूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम दो थ्योर वो लेंगे, सब ग्रुप लेंगे जो कॉन्जुगेट सब ग्रुप होंगे। अब यहाँ पे वो कहता है लेट एच एंड के आर टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप सच डैट, मीन्स के इनको कॉन्जुगेट की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो एलिमेंट्स हमारे पास कॉन्जुगेट हैं तो हम उसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू जी वाई जी इनवर्स। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो y और x हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो इसका मतलब जब दो हमने सब ग्रुप कॉन्जुगेट ले लिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू एक्स एच एक्स इनवर्स, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे एच यानी कि k के अंदर भी और एक्स एच एक्स इनवर्स के अंदर भी वो हमारे पास एक्स एच एक्स इनवर्स की फॉर्म में होंगे। तो अब हमने एक मैपिंग डिफाइन किया फाई एच टू के। तो मीन्स के हमारे हमारे पास जब भी फाई एच के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा तो जो के का हमें एलिमेंट मिलेगा वो हमारे पास एक्स एच एक्स इनवर्स की फॉर्म में मिलेगा, जो कि अभी हमने ऊपर के को डिफाइन किया। अब हमने बेसिकली इसी को ही वन वन शो करना है, इसी को ही ऑन टू और इसी को ही होमोमॉर्फिक शो करना है। वन वन शो किया गया, यहाँ पे दो इमेजेस ले ली हैं और दो इमेजेस लेके उनको आगे हल किया, यानी कि प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, और एलिमेंट्स तक पहुंच गए, यानी कि एच वन और एच टू तक हम पहुंच गए। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि वन वन हम इसको किस तरीके से प्रूव करते हैं। इसके बाद अब हाँ हमने जी, क्लियर है। हाँ जी, इसके बाद अब हमने ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू का मैंने आपको बता दिया था कि जब हमारे पास कोई मैपिंग डिफाइन हो तो समझ लो वो ऑन टू ही होती है, वहीं से ही हम वही सेम बाय सेम लिख देते हैं। और होमोमॉर्फिक का था हमारे पास कि हम बेसिकली दो एलिमेंट्स को लेते हैं, उसके ऊपर जो मैपिंग अप्लाई करते हैं उसको प्रिजर्व करवा देना, यानी कि फाई ऑफ एच वन एच टू को हमने फाई ऑफ एच वन और फाई ऑफ एच टू में चेंज करना है। तो फाई ऑफ एच वन एच टू जो है ये बाय डिफाइनिंग ऑफ, यानी कि जो ऊपर हमारे पास मैपिंग डिफाइन है उसके मुताबिक हम इसे एक्स एच वन एच टू एक्स इनवर्स लिख सकते हैं। अब हमें दरमियान में मैं एक आइडेंटिटी लेके आया हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे अलग अलग इनको करना है। तो आइडेंटिटी की जगह पे मैं दोबारा एक्स इनवर्स एक्स भी पुट कर सकता हूँ। तो एक हिस्सा जो पहले तीन एलिमेंट्स हैं वो फाई ऑफ एच वन हो जाएगा और जो दूसरे तीन है वो फाई ऑफ एच टू हो जाएगा। ये हमारे पास होमोमॉर्फिक भी प्रूफ हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक, मतलब कि हमारे पास उसने बाइजेक्टिव भी हो गया और होमो भी हो गया। ये थ्योरम की आगे सबको समझ? हाँ जी, आ गई है। अच्छा जी, जी भाई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी कॉन्जुगेसी क्लास। तो कॉन्जुगेंसी क्लास बेसिकली हमारे पास क्या होती है, वो कहता है कि अब देखें कि एक एलिमेंट के हम कॉन्जुगेट एलिमेंट ढूंढते हैं, जैसे एस थ्री में हमारे पास सिक्स एलिमेंट होते हैं। आइडेंटिटी वन टू वन थ्री टू थ्री और वन टू थ्री और वन थ्री टू, मीन्स के ये हमारे पास परमोटेशन में ऐसे एलिमेंट होते हैं। अब याद रखना जो हमारे पास आइडेंटिटी के अलावा जो जिनकी लेंथ हमारे पास टू है, या ऑर्डर आप बात कर लें कि यानी कि जिनकी हमारे पास साइक्लिक लेंथ टू बन रही है, यानी कि वन टू वन थ्री और टू थ्री, ये तीनों एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। अब मैं इसमें से अगर एक पहले वन टू को मैं एक्स मान लेता हूँ, सपोज डैट कि ये हमारे पास एक्स है, और वन थ्री को मैं वाई सपोज कर लेता हूँ और टू थ्री को मैं जी सपोज कर लेता हूँ। अब देखें तो एक्स वाई का भी कॉन्जुगेट है, यानी कि एक्स का वाई कॉन्जुगेट हो गया, जी भी एक्स का कॉन्जुगेट है। मीन्स के एक्स के जितने भी अगर मैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो हैं उन सबको, एक्स भी उसमें शामिल होगा, उन सबको मैं एक सेट के अंदर क्लोज करके लिख दूं तो वो हमारे पास कॉन्जुगेंसी क्लास बन जाती है। किसकी? उस एलिमेंट्स की जिसके हमने कॉन्जुगेट लिखे हैं, क्योंकि हर एलिमेंट अपना खुद का कॉन्जुगेट भी होता है, तो इस वजह से वो एलिमेंट खुद भी इंक्लूड होगा। अब देखें मैंने कहा कि वाई जो है वो एक्स का कॉन्जुगेट है, जी भी एक्स का कॉन्जुगेट है और एक्स खुद का भी कॉन्जुगेट है। इट मीन्स कि मैं तीनों को अगर लिखूं एक सेट के अंदर क्लोज करके तीनों एलिमेंट्स को लिख देता हूं तो वो कॉन्जुगेंसी क्लास किसकी हो जाएगी? एक्स की कॉन्जुगेंसी क्लास हो जाएगी। इस तरीके से हम कॉन्जुगेंसी क्लास फाइंड आउट करते हैं। वो यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है, the collection of all the conjugate elements form the conjugacy class, it is denoted by ca। मतलब कि अगर a के आप conjugate निकाल रहे हैं, conjugate element यानी कि उसकी conjugacy class निकाल रहे हैं, तो हमारे पास वो किस तरीके से होगी? ga g इनवर्स, मीन्स के वो सारे एलिमेंट्स आपके पास उसमें आएंगे जो कि a के conjugate होंगे। अब इसकी समझ आ गई है आपको conjugacy क्लास की?
अच्छा, वाई और जी की भी तो फिर वही सेम ही हाँ कंजुगेसी जी, की वो भी क्लास बन हमारे पास जाएगी ना? सेम ही होगी, लेकिन हम फिर उसको रेपिटेशन अलाउ नहीं होती, फिर हम उसे एक दफ़ा ही लिखेंगे। एक दफा ही लिखेंगे, हाँ ठीक जी, है, हाँ, इस तरीके सही है। से। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम है। ये सर ने एक दफ़ा हमें क्लास में भी ये दिया था कि ये थ्योरम, तो ये आपने एक ना नोट्स में थ्योरम दिया हुआ है सेंट्रलाइजर के साथ। पता नहीं वो मुझे अब याद नहीं, मैंने आगे वो किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो वो जो सेंट्रलाइजर का थ्योरम है, तो वो आप खुद देख लीजिएगा, नॉर्मलाइजर की तरह ही होगा वो भी। तो यहाँ पे मैं नॉर्मलाइजर का थ्योरम आपको करवाता हूँ। यहाँ पे उसने ये बात कही है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉन्जुगेंसी क्लास सी ए ऑफ एन एलिमेंट ए, मतलब ए की कॉन्जुगेंसी क्लास है, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो कहता है इन अ ग्रुप जी इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर इन जी। मतलब कि मैं एक पहले नंबर पे मुझे एक नॉर्मलाइजर चाहिए, किसका, ए का। अगर हम सिंपल बात करें तो जो नॉर्मलाइज़र होता है वो हमारे पास इस तरीके से होता है कि हम एक ग्रुप लेते हैं, एक उसका सब ग्रुप लेते हैं। सब ग्रुप के साथ हम ए के यानी कि जी के एलिमेंट्स को कम्यूट करवाते होते हैं, तो हमारे पास वो जो कम्यूट करता जाता है वो हमारे पास नॉर्मलाइज़र में जाता जाता है, यानी कि पूरे सब ग्रुप के साथ। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे नॉर्मलाइज़र एट अ पॉइंट की बात कर रहा है, नॉर्मलाइज़र एट अ सब ग्रुप की बात नहीं कर रहा, यानी कि एक पॉइंट की बात कर रहा है। अब वो कहता है कि इसके पहले एक आप थीम समझ लें, मीन्स कि इसका एक स्केच समझ लें। इसमें उसने कहा क्या है, उसने कहा कि आप एक एलिमेंट्स की कॉन्जुगेंसी क्लास लें, उसके अंदर जितने आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 आते हैं। तो वो कहता है आपने क्या करना है, उसी एलिमेंट्स का पहले नॉर्मलाइज़र फाइंड करना है। जैसे मैंने ए कहा है, तो मैंने ए का नॉर्मलाइज़र फाइंड करना है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी अगर हम नॉर्मलाइज़र एट अ पॉइंट या नॉर्मलाइज़र एट अ सब ग्रुप निकालें, तो बेसिकली वो खुद नॉर्मलाइज़र भी एक सब ग्रुप ही होता है, किसका, उस जी का। तो अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो नॉर्मलाइज़र आया उस पॉइंट का, उसका इंडेक्स फाइंड करेंगे, किसके साथ, ग्रुप के साथ। और जितना इंडेक्स आएगा, मतलब कि अगर मैंने कहा था कि कॉन्जुगेसी क्लास में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो उसका इंडेक्स भी 4 ही आएगा, वो आपस में दोनों इक्वल होंगे। एक दफ़ा फिर सुन लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉन्जुगेंसी क्लास मींस के उस किसी एक अगर एलिमेंट की हम कॉन्जुगेंसी क्लास फाइंड किया, तो उसके अंदर टोटल जो उसका ऑर्डर है वो किसके इक्वल आएगा, उसी एलिमेंट्स का। अगर मैं नॉर्मलाइज़र फाइंड करूं, अब नॉर्मलाइज़र खुद हमारे पास सब ग्रुप होता है, तो अब उसी सब ग्रुप का मैं इंडेक्स लेता हूं, किसके साथ, ग्रुप के साथ। तो बेसिकली हमारे पास जो उसका ऑर्डर आएगा वो कॉन्जुगेंसी क्लास के ऑर्डर के इक्वल आएगा। सबको यहाँ तक समझ आई है क्या इसने कहा इसमें? आवाज़ आ रही है मेरी? आ गई है समझ। आ गई है समझ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, वो ये कह रहा है कि लेट सी ए डिनोटेड द कॉन्जुगेंसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए इन अ ग्रुप जी। मतलब कि हमने पहले कॉन्जुगेंसी क्लास ले ली है सी ए की, उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं, जी ए, जी इनवर्स और जी बिलोंग्स टू जी। आगे वो कहता है लेट द नॉर्मलाइजर एन डिफाइंड एज। अब नॉर्मलाइजर पूरा लिखने की बजाय वो सिंपल एन लिख रहा है। अब n इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर जी ऑफ ए। अब जहाँ पे a लिखा है ना, जब भी आप डेफिनेशन नॉर्मलाइजर की करते होंगे, यहाँ पे h लिखा होता है। जब भी आप डेफिनेशन, वो सब ग्रुप की होती है, तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ फिर h आएगा, यानी कि एच जी इज इक्वल टू जी एच। अब यहाँ पे हम एटा पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो a एटा पॉइंट ही आएगा, यानी कि एक पॉइंट के हिसाब से हमने नॉर्मलाइजर निकाला है। इस पॉइंट के साथ g के सारे एलिमेंट्स कम्यूट कर जाएंगे, तो ये आपके पास, यानी कि आपके पास वो जो जो जी के एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करते जाते हैं, वो हमारे पास नॉर्मलाइजर में आते जाएंगे। अब इसकी डिफाइनिंग लिखी हुई है आगे, वो कहता है लेट एक्स बी द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ एन इन जी। अब हमने इंडेक्स का पढ़ा हुआ था कि इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, एक तो ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर पे डिवाइड करें तो इंडेक्स आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ना तो हमें ग्रुप के ऑर्डर का पता है, ना हमें सब ग्रुप के ऑर्डर का पता है। तो एक हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी इंडेक्स की, कि हमारे पास डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट जो होते हैं, जितने भी किसी ग्रुप के सब ग्रुप के लिहाज से, तो वो हमारे पास इंडेक्स होता है। क्योंकि अब नॉर्मलाइजर है, तो नॉर्मलाइजर हमारे पास सब ग्रुप होता है, तो हमारे पास इसका हम जी के साथ इंडेक्स निकालेंगे। तो इसलिए मैं लेफ्ट को सेट ले लूँ या राइट को सेट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सपोज कर लिया कि एक्स जो है वो कलेक्शन है किसकी, डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट को सेट की। यहाँ पे मैंने राइट को सेट एन जी लिखा है और जी एन लिखा हुआ है, जो कि एक्स से बिलोंग करते हैं और की कंडीशन के साथ। अब हमारे पास एक मैंने मैपिंग डिफाइन किया है, क्योंकि देखें अब हमने दोनों का ऑर्डर इक्वल करना है, यानी कि x का और सी ए का। अब x क्या है, x आपके पास हम इंडेक्स है किसका, नॉर्मलाइजर का g के साथ। एक मैंने इकट्ठा ही इसको नाम दे दिया है।
तो अब मैंने इन दोनों का ऑर्डर इक्वल करना है। इट मीन्स कि मैं इसकी जो मैपिंग डिफाइन करूंगा, ऑर्डर इक्वल करने के लिए हमने एक पीछे थ्योरम किया था जब मैंने आपको ये बताया था कि एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स इज इक्वल टू एच, उनका ऑर्डर जो था उनका ऑर्डर इक्वल करना था। तो उसके लिए मैंने कहा था उसमें एक हम मैपिंग डिफाइन करेंगे, उस मैपिंग को आप बाइजेक्टिव शो कर दो तो आपके पास उसका ऑर्डर इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे भी हमने इसको बाइजेक्टिव ही शो करना है। तो पहले नंबर पे इसकी डिफाइनिंग लिखी हुई है, एक्स के अंदर हमारे पास या लेफ्ट को सेट है या राइट को सेट। मैंने राइट को सेट लिखा है। और सी ए के अंदर हमारे पास कॉन्जुगेंसी क्लास है, यानी कि उसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे जी ए जी इनवर्स। तो अब हमने बेसिकली इसको वेल डिफाइन ऑन टू एंड वन वन करना है। ये आपने सारा कुछ खुद करना है, ये मैंने कुछ भी नहीं करवाना। आप कर सकते हैं ये वेल डिफाइन ऑन टू एंड वन वन। कर लेंगे। जी ये चीज़ें आप कर लीजिएगा क्योंकि वही सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं आपके पास। यहाँ पे देखें ये वही चीज़ें सेम सीआर उसी तरीके से जी। सीआर नॉर्मलाइजर तो हमेशा किसी सब ग्रुप का नहीं होता। तो वही एलिमेंट के लिए तो हम सेंट्रलाइजर फाइंड करते नॉर्मलाइजर एट हैं। अ इस पॉइंट भी सेंटर फाइंड किया जा सकता है। नॉर्मलाइजर एट अ वो तो पॉइंट जी। फिर सेंट्रलाइजर भी तो ए का वही होगा। सेंट्रलाइजर जो बेसिकली हमारे पास होता है वो तकरीबन मेरे ख्याल में नॉर्मलाइजर में ही इसी की तरह हो जाता है, यानी कि नॉर्मलाइजर एट अ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं ना तो सेंट्रलाइजर भी आपके पास इसी में इंक्लूड हो जाता है। जी यार कुछ पता है इसके अबाउट? वही सेम चीज ही हो रही है। उसमें हम हर एलिमेंट के इसके साथ बारे कराते हैं। में मेरे ख्याल में ये सेम हो जाता है आपके पास, क्योंकि उसमें जो हम बात करते हैं ना कि सेंटर और चीज़ होती है, सेंट्रलाइजर और चीज़ होती है हमारे पास। तो उसका बकायदा चले सेंटर इसमें ग्रुप का होता है जी सेंटर तो और हमारे पास सेंट्रलाइजर मेरे ख्याल से सब ग्रुप का होता है। जी इसी तरीके से मैं बता रहा था कि सेंट्रलाइजर जो होता है वो सब ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ हम उसे कम्यूट करते होते हैं मेरे ख्याल में इस तरीके से। और जो सेंटर होता है वो हम ग्रुप का एलिमेंट लेके ग्रुप के एलिमेंट के साथ ही कम्यूट कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी तो हम एलिमेंट के ग्रुप वो कम्यूट करा रहे हैं ना, सब अब ग्रुप हम के एलिमेंट। ओवरऑल की बात नहीं ना कर रहे, सिर्फ नहीं, हमने एक फिक्स यहाँ पे ना एलिमेंट किया। देखो, यहाँ पे जो नॉर्मलाइजर फाइंड करें ना वो हम एलिमेंट का फाइंड कर रहे हैं, लेकिन जो सेंट्रलाइजर होता है ना वो हम एक सब ग्रुप का फाइंड करते हैं। तो ये सेम नहीं होंगे अगर हम एक एलिमेंट का नॉर्मलाइजर फाइंड कर रहे हैं और उधर से अगर हम सेंट्रलाइजर जो है ना वो सब ग्रुप का फाइंड कर रहे हैं, तो सेम तो नहीं होंगे। चलें इसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे एक नॉर्म दफ़ा देख लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास वो कहाँ चला गया ये। अच्छा जी, ये हमारे पास आगे लेमा आ जाता है एक, ये भी सर ने हमें दिया था। सर ने कहा था लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कॉन्जुगेंसी क्लास सी ए ऑफ एलिमेंट ए डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी। अब यहाँ पे वो ये कहता है कि आपके पास एक जी फाइनाइट ग्रुप है और ए बिलोंग कर रहा है जी से। वो कहता है देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी कॉन्जुगेंसी क्लास सी ए, मतलब ए की हमने कॉन्जुगेंसी क्लास निकालनी है। वो कहता है कि उसके अंदर जितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कॉन्जुगेंसी क्लास में, वो किस वो जो उनकी, यानी कि जब आप सिंपल कह दें कि जो कॉन्जुगेंसी क्लास का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता होता है। या आप इस तरीके से कहें कि आप किसी भी ग्रुप में से एक एलिमेंट लें, उसकी जो कॉन्जुगेंसी क्लास निकालेंगे, उस कॉन्जुगेंसी क्लास का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता होता है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। समझ आई इसकी या नहीं? आ गई है। बाकियों को भी आवाज़ जा रही है या सारे चुप करके लेक्चर कहीं ऑन करके अपना अपना काम तो नहीं करना शुरू कर दिया? नहीं, नहीं, आ अभी गई तो आ रही है नहीं। भाई, आ रही अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ज़ुबानी आपको बता देता हूँ, आपके पास नोट्स में वो एग्जांपल दी गई है। S3 में हमारे पास 3 कॉन्जुगेंसी क्लासेस बनती हैं उसकी। एक तो हमारे पास आइडेंटिटी की बन जाती है, दूसरी हमारे पास जो कॉन्जुगेंसी क्लास बनती है उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, वो मैंने अभी भी पहले भी बताया था, 1 2 1 3 और 2 3, मतलब उसका ऑर्डर 3 हो गया। उसके बाद जो तीसरी कॉन्जुगेंसी क्लास बनती है उसमें हमारे पास 3 लेंथ वाले परमोटेशन होती हैं, यानी कि 1 2 3 और 1 3 2। इट मीन्स उसका ऑर्डर 2 होता है। तो अगर देखा जाए पहली कॉन्जुगेंसी क्लास का ऑर्डर 1 है, दूसरी का हमारे पास 3 है ऑर्डर, और तीसरी का हमारे पास 2 है। तो ग्रुप का जो S3 का ऑर्डर होता है बेसिकली वो 6 होता है। तो अब देखें 6 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 6 को 3 भी डिवाइड कर रहा है और 6 को 1 भी डिवाइड कर रहा है। यही इस थ्योरम को हमने अब प्रूव करना। ये इसकी एक एग्जांपल थी जो मैंने आपको बता दी कि यानी कि किसी भी एलिमेंट्स की आप अगर कॉन्जुगेंसी क्लास निकालते हैं
वो बेसिकली ग्रुप के ऑर्डर को क्या कर रही होती है, कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर जो होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा होता है। तो अब हमने यहाँ पे यही प्रूव करना है। अब आगे वो कहता है लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, then we have to prove that the number of elements in the conjugacy class CA divides the order of G। मतलब वही चीज़ आगे जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है कि लेट द नॉर्मलाइजर, अब वही हमने पिछले थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करते हुए इसको प्रूव करना है। वो आगे कहता है लेट द नॉर्मलाइजर n इज इक्वल टू एन जी ऑफ ए बी अ सब ग्रुप ऑफ अ जी एंड इंडेक्स। आगे नॉर्मलाइजर का, क्योंकि देखें वो पहले कहता है कि अगर मैं ए का नॉर्मलाइजर फाइंड करूं तो वो आपके पास उसको एक एन का नाम दे दिया, वो सब ग्रुप होता है जी का, ये हमें पता है जो नॉर्मलाइजर होता है। अब मैंने आगे नॉर्मलाइजर का इंडेक्स लिखा है, यानी कि ये जी एन जो लिखा है ये इंडेक्स है। वो कहता है इज द इंडेक्स ऑफ एन इन जी देन बाय लैग्रांज थ्योरम। यहाँ पे लैग्रांज थ्योरम की प्रॉपर्टी हमने यूज की है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डॉट और इंडेक्स हमारे पास उस सब ग्रुप का। अब हम सब ग्रुप एन नॉर्मलाइजर को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास एन आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, अब हमने बेसिकली ये जो इंडेक्स दिया हुआ है इसको मैंने कॉन्जुगेंसी क्लास के इक्वल शो करना है कि हमारे पास जो इंडेक्स होता है ये कॉन्जुगेंसी क्लास के इक्वल होता है, यानी कि इसका जो ऑर्डर होता है इंडेक्स का ये कॉन्जुगेंसी क्लास के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हम पिछला थ्योरम यूज करेंगे जो मैंने अभी पीछे आपको प्रूव करवाया है, उस थ्योरम की स्टेटमेंट यूज करेंगे और आप इस इंडेक्स की जगह पे कॉन्जुगेंसी क्लास पुट कर देंगे तो आपके पास प्रूव हो जाएगा जो कॉन्जुगेंसी क्लास होती है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती होती है, यानी कि उसका ऑर्डर। तो यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉन्जुगेंसी क्लास सी ए इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर इन जी, मीन्स कि हम इंडेक्स के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्जुगेंसी क्लास का ऑर्डर आ जाएगा और हमारे पास ये कॉन्जुगेंसी क्लास का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। आगे समझ इसकी अब। सीआर क्या कॉन्जुगेसी क्लास जो होती है वो हमारे पास क्या वो सब ग्रुप होता है, ये हमारे पास जरूरी सेट ही होता नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ये वो हमारे पास सबसेट ही होता है, सब ग्रुप नहीं होता, क्योंकि एस थ्री की आप जो दूसरी कॉन्जुगेंसी क्लास मैंने लिया 1 2 1 3 1 2 3 उसमें तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है, तो वो तो हमारे पास सब ग्रुप कैसे होगी, वो सब ग्रुप नहीं होती, वो हमारे पास सबसेट ही होती है कॉन्जुगेंसी क्लास। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास है जी एक और थ्योरम है, ये रिजल्ट आगे यूज़ होना है तो इस वजह से यहाँ पे ये मैंने कर दिया। ये सर ने भी किया हुआ था, असल में सर का वहाँ पे नोट्स में पता नहीं चलता कि थ्योरम कहाँ शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है कि शो डैट इफ़ अ सिंगल एलिमेंट कम्स इन अ कॉन्जुगेंसी क्लास, मतलब कि वो कहता है कि अगर कॉन्जुगेंसी क्लास में एक सिंगल एलिमेंट आ जाता है, सिर्फ एक ही, वह कहता है इफ़ एंड ओनली इफ़ द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेंटर ऑफ जी, मतलब कि ग्रुप के सेंटर ऑफ जी में बिलोंग करता होता है वो एलिमेंट। अब आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, एस थ्री की आप कॉन्जुगेंसी क्लास देखें तो फर्स्ट वाली में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास आता है वो सेंटर में से बिलोंग कर रहा होता है। अब मुझे कोई ये बताए कि एस थ्री के सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। आइडेंटिटी होता है उसमें बस। सिर्फ और सिर्फ उसमें आइडेंटिटी होगा। तो याद रखना कि हमारे पास अगर किसी एलिमेंट्स की कॉन्जुगेंसी क्लास, यहाँ से आप अगर एक और तरीका आपको बता देता हूँ सेंटर फाइंड आउट करने का, आप उसकी क्या करें कि अब किसी भी ग्रुप की आप एलिमेंट्स की बारी बारी कॉन्जुगेंसी क्लास निकालें, तो अगर किसी भी कॉन्जुगेंसी क्लास के अंदर अगर किसी एलिमेंट्स की कॉन्जुगेंसी क्लास के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आ जाता है, वो आइडेंटिटी की कॉन्जुगेंसी क्लास है बेसिकली, कि आइडेंटिटी की कॉन्जुगेंसी क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो इट मीन्स हमारे पास इसके अलावा कोई और ऐसी कॉन्जुगेंसी क्लास नहीं आ रही जिसमें हमारे पास एक एलिमेंट हो, तो इट मीन्स के जो एस थ्री का सेंटर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। तो यही यहाँ पे रिजल्ट है, वो यहाँ पे ये कहता है कि लेट ए बिलोंग्स टू सी ए, मतलब कि सेंटर हमारे पास ये सॉरी कॉन्जुगेंसी क्लास लिखी हुई है तो बी बिलोंग्स टू जी, तो B इज इक्वल टू जी ए बी इनवर्स फॉर सम G बिलोंग्स टू G, तो इट मीन्स इसे यहाँ पे उसने लिखा है कि A, क्योंकि देखे कॉन्जुगेंसी क्लास है, क्योंकि हर कॉन्जुगेंसी क्लास के अंदर वो इट सेल्फ एलिमेंट खुद भी होता है, यानी कि अगर आप x की कॉन्जुगेंसी क्लास फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी कॉन्जुगेंसी क्लास में x इट सेल्फ खुद भी होगा, क्योंकि हर एलिमेंट अपना कॉन्जुगेट होता है। तो इसको हम A के इक्वल भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू जी ए जी इनवर्स, तो हमारे पास ये जो G राइट साइड से ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो A G इज इक्वल टू जी ए, इट मीन हमारे पास ये जो G था ये कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, सेंटर ऑफ, यहाँ पे G नहीं आएगा मेरे ख्याल में, A आएगा यहाँ पे, ये आप करेक्शन कर लें कि हमारे पास ये जो A होगा ये सेंटर ऑफ G से बिलोंग कर जाएगा, यानी कि जिसकी हमने कॉन्जुगेंसी क्लास जो हमने ली है
वही एलिमेंट हमारे पास सेंटर ऑफ जी से भी बिलोंग कर जाएगा। ये करेक्शन कर लेना बेशक बाद में। तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ होता है। आप इसका रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं, यानी कि बैक से ऊपर की तरफ इस तरीके से भी आपके पास सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गई इस थ्योरम की? जी भाई। हाँ जी, आ गई है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है आगे सेंट्रलाइज़र। तो सेंट्रलाइज़र की जैसे डेफिनेशन लिखी हुई थी उसमें नोट्स में मैंने भी ये वैसे ही लिखी है। तो ये जी आर जैसे बता रही थी कि सब ग्रुप लेते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में सब ग्रुप नहीं होता, क्योंकि अगर सब ग्रुप लेंगे तो वो हमारे पास नॉर्मलाइज़र वाली कंडीशन आ जाती है कि अगर हम सब ग्रुप के नहीं साथ होता, ग्रुप, मैं बताता हूँ, अगर सब ग्रुप के साथ हम निकाल। ग्रुप के एलिमेंट्स को कम्यूट करवाएं ना बारी बारी, तो वो हमारे पास नॉर्मलाइज़र बनता होता है, सेंट्रलाइज़र नहीं होता। अब सेंट्रलाइजर हमारे पास क्या होता है? सेंट्रलाइजर में हम बेसिकली ये कर रहे होते नहीं, हैं, देखें मेरी बात यार आप सुने। कंफ्यूज कर रहे हो। एक सेंट्रलाइजर में भी सेकेंड, मेरी बात सुने। जी हम यहाँ पे जहाँ पे आपने एलिमेंट लिए ना सी ऑफ जी, जी। इसमें यहाँ पे ना सब ग्रुप लेते हैं, लेकिन कम्यूट हम एलिमेंट्स को करवाते हैं। जो जो एलिमेंट्स कम्यूट हो रहे होते हैं ना, वो जाते हैं सेंट्रलाइजर में। अच्छा, अब मैंने जो डेफिनेशन बनाई हुई है ज़रा एक दफ़ा वो सुन लें, अगर आपको उनकी समझ आए तो उसके मुताबिक आप चल सकते हैं बेशक, नहीं तो आपके जैसे आपके कंसेप्ट हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मलाइज़र क्या होता है। सबसे पहले नॉर्मलाइज़र में हम लेते हैं एक सब ग्रुप ग्रुप का, हम ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को बारी बारी उस सब ग्रुप के साथ कम्यूट करवाते हैं। जो जो एलिमेंट्स कम्यूट करता जाता है वो हमारे पास उस सब ग्रुप के नॉर्मलाइज़र के अंदर बिलोंग करता जाता है। ये तो हो गई हमारे पास नॉर्मलाइज़र की। उसके बाद मैं बात करता हूँ जी सेंट्रलाइज़र की। सेंट्रलाइज़र जो होता है बेसिकली हम इसमें एक एलिमेंट ले लेते हैं ग्रुप के अंदर से, उस एलिमेंट के साथ हम ग्रुप के एलिमेंट्स को कम्यूट करवाते हैं। अब जो जो एलिमेंट हमारे पास उस एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, ज़रूरी नहीं सारे ही करें, वो पहले 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। जितनी एलिमेंट्स भी उस एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे वो सेंट्रलाइज़र में चले जाएंगे उस एलिमेंट के। सिर्फ यहाँ पे ये मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आती है हमारे पास थर्ड नंबर पे सेंटर। सेंटर में हम एक एलिमेंट लेते हैं ग्रुप का और ग्रुप में से, और सारे एलिमेंट्स को कम्यूट करवाते हैं। अगर सारे एलिमेंट्स हमारे पास उस एलिमेंट्स के साथ कम्यूट हो जाते हैं तो इट मीन्स वो एलिमेंट फिर सेंटर हमारे पास सेंटर में चला जाता है। सेंट्रलाइजर में सारे एलिमेंट्स की कंडीशन नहीं होती, लेकिन जो हमारे पास सेंटर होता है उसमें सारे एलिमेंट्स की कंडीशन होती है। अब पता नहीं, ये मैं मुझे यहाँ तक लगता है मैंने तो ये इसी तरीके से तैयार की हुई हैं जी। अच्छा, ये ना मैं यहाँ लिख रही हूँ जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है सेंट्रलाइजर की। चलें लिख दें फिर, ये लेक्चर एंड होने लगा है, नेक्स्ट लिख देना फिर बाद में। बाद में लिख दूँ, रहने दूँ। हाँ, ये लेक्चर एंड हो जाएगा फिर ये हाफ में रह जाएगी। ये जल्दी जल्दी ये थ्योरम कर लेते हैं ये जो दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सेंट्रलाइजर के ठीक। ऊपर ये डेफिनेशन, फिर ये हो सकता है कि जैसे नॉर्मलाइजर एट अ पॉइंट होता है और नॉर्मलाइजर एट अ सब ग्रुप होता है, इसी तरीके से सेंट्रलाइजर भी एट अ पॉइंट होता है और एट अ सब ग्रुप होता है। ये फिर इसी कंडीशन की बेस पे आ सकती है। जैसे आप एच लिखने लगी थी सेंट्रलाइजर में, तो यहाँ पे मे भी जी की जगह पे एच भी आ सकता है, ये सेंट्रलाइजर एट अ पॉइंट निकाला हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि वो कहता है कि आपने बेसिकली अगर किसी पॉइंट्स का हम सेंट्रलाइज़र यानी कि फाइंड आउट करते हैं तो वो आपके पास सब ग्रुप होता है जी का। तो ये बहुत आसान है। सेंट्रलाइज़र में बेसिकली एलिमेंट्स का म्यूट करते होते हैं, तो इस वजह से जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी लिखा हुआ है और जी वाई इज इक्वल टू वाई जी लिखा हुआ है। एक से एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक से वाई की वैल्यू निकाल ली है। तो एक्स वाई इन्वर्स को अगर हम इसी से ही बिलोंग करवा देंगे तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो सेंट्रलाइज़र है ये सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। तो ये थ्योरम आपने खुद कर लेना है, क्योंकि सब ग्रुप किसी भी चीज़ को जब हम शो करते हैं तो उसमें हमने 2 एलिमेंट्स लेते हैं, एक्स वाई या ए भी ले लें। तो एक्स वाई यहाँ पे लिया हुआ है, तो एक्स वाई इन्वर्स को अगर हम इसी से बिलोंग करवा दें तो हमारे पास बेसिकली वो सब ग्रुप बन जाता है। ये थ्योरम अब आप कर सकते हैं, ये सारे सारे बता दें एक दफ़ा। हो जाएगा। ये शोर किसके माइक से आ रहा है? ये अल्लाह बख्श, ठीक है, ये कर दिया इसने म्यूट। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है। उसके बाद अब आती है क्लास इक्वेशन। अब इसका मैंने भी पहली दफ़ा की है ये क्लास इक्वेशन, यानी कि बेसिकली ये यहाँ से भी मैंने ये तैयार की है, एक बुक थी उसी से मैंने ये देख के ना इसका बाकायदा प्रूफ भी वहाँ से देखा है। तो क्लास इक्वेशन बेसिकली हमारे पास किस तरीके से फाइंड आउट होती है? वो कहता है कि जो क्लास इक्वेशन होती है किसी भी ग्रुप की,
उसे हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ जी। इसका नीचे प्रूफ भी ये सारा किया हुआ है कि ये किस तरीके से प्रूव हुआ है। यानी कि अब सेंट्रलाइजर ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ जी लिखा हुआ है, मींस के जो कॉन्जुगेंसी क्लास में जिसमें वन वन एलिमेंट आते जाएगा ना, तो ये उसका ऑर्डर लिखा हुआ है बेसिकली। या सेंटर का आप वही एक ही बात आ जाती है मैं आपके पास जी। मैं आसान डेफिनेशन बताऊं इसकी जी क्लास इक्वेशन की। सिंपली ये कि इसमें ये होता है कि अगर जो ग्रुप का ऑर्डर होता है ना वो इक्वल होता है कंजुगेसी क्लासेस के ऑर्डर के सम के। जी। और फिर सब के सब ऑर्डर बस के यही है कंजुगेसी क्लासेस क्लास क्लास। अच्छा सो ये आप क्लास इक्वेशन ही पढ़ा रहे हैं ना? हाँ जी हाँ हाँ जी। यही है क्लास इक्वेशन। वो हमारे पास सम भी फिर दो तरह का होता है ना। एक तो कॉन्जुगेंसी क्लासेस हमारे पास वो आती हैं जो कि अब अलग होती, जिनका हमारे पास जो सेंटर से बिलोंग नहीं करते होते जो एलिमेंट्स। एक हमारे पास कॉन्जुगेंसी क्लासेस सेंटर से बिलोंग कर रहे होते हैं एलिमेंट्स। ये उसी हिसाब से लिखी जैसे सर के नोट्स में लिखी हुई है ना, ये मैं वैसे बता रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे पास ये इसका प्रूव करते हैं नीचे, फिर आपको ये समझ आएगी ये अच्छा किस तरीके से की गई है। मैं भी पहले यही कर रहा था, तो इसके मुताबिक फिर आगे इसका मैंने प्रूव किया था। यहाँ पे इसके प्रूफ में वो ये कहता है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड, यानी कि ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन ये लिया जरा हुआ इसकी जी। डेफिनेशन दोबारा से बता दें। ये नीचे प्रूव करवा दूं ना, फिर आपको इसको डिफाइन करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे है वो कहता है कि लेट जी बी ठीक अ है। फाइनाइट ग्रुप। अच्छा यहाँ पे ना आप चलो इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। अब हमारे पास बात आती है सिंपल S3 की एग्जांपल ले लेता हूँ। S3 में हमारे पास एक एलिमेंट सेंटर से बिलोंग करता है जो कि सिर्फ आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी की जो हमारे पास कॉन्जुगेंसी क्लास होगी, या हम उसे सेंटर भी बोल सकते हैं, सेंटर का ऑर्डर या आइडेंटिटी की, क्योंकि मैं S3 के लिहाज से बता रहा हूँ सिर्फ। या आप कह दें उस S3 के सेंटर का ऑर्डर, या आप ये कह दें कि आपके पास उस जो आपके पास बेसिकली दिया गया है कि S3 जो आप सॉरी क्या कहते हैं कि आइडेंटिटी की जो कॉन्जुगेंसी क्लास है उसका ऑर्डर वो अलग आ जाएगा आपके पास। फिर प्लस फिर समीशन आएगा, यानी कि किन बाकी क्लासेस का, जो आपके पास दो बाकी क्लासेस बची हैं, यानी कि एक का ऑर्डर अगर 3 है और दूसरी का ऑर्डर 2 है, तो हम उन 3 और 2 को ऐड करके वो 6 बन जाएगा। उस 6 में एक इसको ऐड सॉरी 2 और 3 में 5 हो जाएगा, 5 में एक ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो 6 हो जाएगा। तो हमारे पास जो कॉन्जुगेंसी क्लास आएगी, क्लास इक्वेशन ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 6 उसी के इक्वल आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ जी भी 6 हो जाएगा, दूसरी साइड भी हमारे पास 6 हो जाएगी। बेसिकली जो असल इसकी ये डेफिनेशन असल जो होती है वो इसी तरीके से डिफाइन है, और ये सर ने अपने नोट्स में ऐसे की हुई थी, इस वजह से फिर मैंने भी ऐसे ही की है। तो अब यहाँ पे इसको आगे जी। यार आइडेंटिटी भी तो कॉन्जुगेस क्लास में आती है, फिर इस तरह तो टोटल 7 बन रहे हैं ऑर्डर। आपको नहीं किसने कहा आइडेंटिटी कॉन्जुगेंसी क्लास में, कैसे? 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस है ना, एक में सिर्फ आइडेंटिटी है, एक हो गया वो, हाँ जी 3 हो गया, एक दूसरी क्लास, हाँ जी तीसरी क्लास में 2 ऑर्डर हो गया, हाँ जी। और जब मैं सेंटर भी एक हो गया, तो टोटल सेंटर वो 7 ही बन हो रहे हैं। गया ना, सेंटर वो पहला ही हो सेंटर गया आइडेंटिटी जिसमें वाला ही सिर्फ, हो गया हाँ जी ना। आइडेंटिटी वाला ही, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा था। मैंने ये पहले भी बताया इसमें कि ऑर्डर ऑफ सेंटर का सम है, और फिर जो बाकी क्लासेस सॉरी बाकी बच जाती है ना कॉन्जुगेसी क्लासेस, उनका सम है उनके ऑर्डर का। मैं ये बता रहा था पहले, मैंने ये अभी जो एक थ्योरम करवाया उसमें मैं ये बता रहा था कि अगर हम किसी एलिमेंट्स की कॉन्जुगेंसी क्लास लें और उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट बिलोंग करता हो, तो इसका मतलब वो खुद इटसेल्फ ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट आपके पास जिसकी हमने कॉन्जुगेंसी क्लास ली है वो सेंटर से बिलोंग करता जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल 3 ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं जिनकी कॉन्जुगेंसी क्लास में सिर्फ एक एक एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब वो तीनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, उस ग्रुप के सेंटर से बिलोंग करेंगे। तो उसके सेंटर का ऑर्डर 3 होगा। इस तरीके से फिर हम उसको आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे उसने ये कहा है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड, ये इक्वलेंस रिलेशन के लिए लिया गया ये बिया कॉन्जुगेट रिलेशन इन जी, मतलब जो हम अभी पीछे कॉन्जुगेट रिलेशन पढ़ के आए हैं, ये हमने थ्योरम किया था लास्ट लेक्चर में, यानी कि जो पिछला लेक्चर था उसमें लास्ट थ्योरम किया था। वह कहता है सी ए बी द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इन जी। आगे वो कहता है कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास आगे ये इक्वलेंस रिलेशन होता है। तो इक्वलेंस रिलेशन होता है तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जी इज इक्वल टू यूनियन ए बिलोंग्स टू जी सी ए, मतलब कॉन्जुगेंसी क्लास का अगर हम सारी कॉन्जुगेंसी क्लास का अगर हम यूनियन करें, हर एलिमेंट्स की जो आपने कॉन्जुगेंसी क्लास फाइंड आउट की है उन सब का यूनियन करोगे ना, तो बेसिकली आपके पास ग्रुप ही आ जाएगा। वो आगे लिख रहा है कि सिंस सी ए आर अदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। तो यहाँ पे हो गई मीटिंग ख़त्म।
यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा, यहाँ पे ये कह रहा था कि हमारे पास वो कहता है कि जो कॉन्जुगेंसी क्लास हैं वो आइडेंटिकल और डिसजॉइंट हमारे पास बेसिकली होती हैं। तो वो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे उसने आगे बताया हो कि सिंस सी ए आर एदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। उसके बाद फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन अभी जी आर ने बताई थी कि ऑर्डर ऑफ जी जो होता है ये समीशन होता है ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेंसी क्लास का। मींस कि हमारे पास ये सारी कॉन्जुगेंसी क्लासेस होती हैं, उनका अगर हम सम ले लें उनके ऑर्डर का, तो हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल आ जाता है वेयर दिस मिशन इज टेकन ओवर डिसजॉइंट इक्वलेंस क्लासेस। यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़। इसको इक्वेशन वन, क्योंकि जो ऊपर रिजल्ट असल क्लास इक्वेशन की जो डेफिनेशन है ना ये ऊपर दी गई है, इसको प्रूव करने के लिए हमें ये रिजल्ट छोटे छोटे यूज़ करने पड़ेंगे। तो अब मैं ये इसका निकालूंगा सही डिफरेंस के दोनों में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है, हम इनको इक्वल क्यों नहीं लिख सकते कि हम क्लास इक्वेशन की डेफिनेशन वही क्यों करते हैं। तो यहाँ पे नीचे वो कहता है कि वी नो डैट के ऑर्डर ऑफ हमारे पास ये कॉन्जुगेंसी क्लासेस का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर। यानी कि किसका नॉर्मलाइजर, हमारे पास ये जो कॉन्जुगेंसी क्लास है इसके लिहाज इसका जो इसी एलिमेंट्स का जो हमने नॉर्मलाइजर निकाला हुआ है ए का ग्रुप के लिहाज से ये वही दिया हुआ है जो हमने अभी पिछला थ्योरम प्रूव किया है, जिसमें मैंने बताया था कि कॉन्जुगेंस लग्रांज थ्योरम वाली स्टेटमेंट यूज़ की थी, ये उसके मुताबिक लिखा हुआ है। आगे वो कहता है सो पुट इन इक्वेशन वन में हमने कॉन्जुगेंसी क्लास के ऑर्डर के इक्वल इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। आगे वो लिख रहा है सो ऑर्डर ऑफ जी। अब देखें हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाली हैं, ये आपको यहाँ से यही असल मेन स्टेप है जो आपको समझने वाला है। आवाज़ आ रही है ना सबको मेरी? हाँ जी आ रही है। जी अच्छा, भाई। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अब समीशन में दो चीज़ें आती हैं। एक तो देखें कांजू, अगर मैं ए के लिहाज से इसका कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक तो हमारे पास आएगा कि जब हम सेंटर की बात करते हैं तो इट मीन्स कि ए उससे बिलोंग करता होगा, तब हमारे पास कंडीशन आ गई। अब एक में ए हमारे पास बिलोंग ही नहीं करता। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम क्लास इक्वेशन लिखेंगे तो पहले नंबर पे सेंटर ऑफ जी लिखा जाता है, यानी कि हमारे पास उसमें सिर्फ आइडेंटिटी आता है। तो आइडेंटिटी के अबाउट मैं बता रहा हूँ। अब देखें तो आइडेंटिटी पहले में तो बिलोंग करता है, लेकिन जो बाकी दो कॉन्जुगेंसी क्लासेस का सम है या अलग अलग कॉन्जुगेंसी क्लासेस आप लिख लें उनमें आइडेंटिटी नहीं बिलोंग करता। तो यहाँ पे ये उसकी बेस पे ये कंडीशन लिखी गई है कि ये आगे शेप भी बनाई हुई है, इसमें सेंटर ऑफ जी अगर दरमियान में हमारे पास अगर है तो अगर ए जो है वो सेंटर ऑफ जी से हमारे पास यहाँ पे अगर कह दें कि एक तो हमारे पास एक मैंने ले लिया सेंटर ऑफ जी अंदर वाला, एक बाहर वाला पोर्शन लिया हुआ है, तो उसमें अगर देखा जाए तो अगर ए बिलोंग करता है सेंटर ऑफ जी से तो सम दो फॉर्म में लिखा जाएगा, या तो ए आपके पास सेंटर ऑफ जी से बिलोंग करता होगा या ये आपके पास सेंटर ऑफ जी से बिलोंग नहीं करता होगा। ये दोनों की कंडीशन की बिना पर यहाँ पे अलग अलग करके दोनों को लिखा, यानी कि इक्वेशन टू को मैंने इक्वेशन थ्री में कन्वर्ट किया कि दो कंडीशन बन सकती हैं, एक ये कि वो सेंटर से बिलोंग कर सकता है, एक ये है कि हमारे पास वो सेंटर से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसको मैंने आगे इक्वेशन थ्री का नाम दे दिया। अब मैंने इन दोनों यानी कि इसी थ्री को ही लेके आगे सॉल्व करना है, यानी कि जिसमें ए अगर सेंटर ऑफ जी से बिलोंग कर रहा है तो इसका सारे के सारे का ऑर्डर जो है वो मैंने ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी के इक्वल कर देना है, और जिसमें हमारे पास ये बिलोंग नहीं करता वो तो हमारे पास इटसेल्फ ऊपर प्रूफ हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मैंने यही कंडीशन प्रूव करनी है। अब यहाँ पे देखें वो आगे कंसीडर करता है जी, सिर्फ हम जिस चीज़ को ये फर्स्ट वाला के जिसमें ए सेंटर ऑफ जी से बिलोंग करता है सिर्फ इसी को कंसीडर करता है। तो वो आगे कहता है फर्स्ट वी विल प्रूव डैट एन इज इक्वल टू जी, मतलब कि अगर आपके पास एन जी के इक्वल हो गया, यानी कि यहाँ पे जो उसने रिजल्ट यूज किया कि एन इज इक्वल टू जी दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, मतलब कि अगर मैं हमारे पास किसी भी वो जो हम एलिमेंट लेते हैं उसका नॉर्मलाइजर एट अ पॉइंट अगर हम फाइंड आउट करें और वो दोबारा जी के ही इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स हमारे पास वो ए जो है वो सेंटर से बिलोंग कर जाता है। ये भी हमने एक सेंटर का लिए थ्योरम प्रूव किया था कि अगर हमारे पास हम नॉर्मलाइजर एट अ पॉइंट फाइंड करें और वो कहाँ से आपके पास दोबारा जी के ही इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स कि हमारे पास वो एलिमेंट्स जो होता है वो सेंटर से बिलोंग कर जाता होता है। तो आगे इसका नेक्स्ट पेज के ऊपर हम देखते हैं, यहाँ पे उसने क्या किया, वो कहता है कंसीडर एन इज इक्वल टू जी, मतलब कि ए बिलोंग कर रहा है सेंटर ऑफ जी से, क्योंकि देखें पिछले जो हमने वैल्यू कंसीडर किया इक्वेशन फोर, इसमें ए बिलोंग कर रहा है सेंटर ऑफ जी से। तो जब सेंटर ऑफ जी से बिलोंग कर रहा है तो इस इट मीन्स हमारे पास जो नॉर्मलाइजर है वो जी के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने यही चीज़ को आगे डिस्कस करना है। वो कहता है कि कंसीडर, यानी कि या तो हम इस तरह करें कि अगर हम कह रहे हैं कि ए बिलोंग कर रहा है सेंटर ऑफ जी से तो हम नॉर्मलाइजर को जी के इक्वल कर दें, या हम नॉर्मलाइजर और जी को इक्वल मान के चलें
तो हम ये प्रूव कर दें कि ए जो है वो सेंटर से बिलोंग करता है। मैंने यहाँ पे ये सपोज कर लिया कि एन जो है ये हमारे पास जी के इक्वल है, यानी कि नॉर्मलाइजर। और नॉर्मलाइजर हमारे पास क्या होता है कि एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू जी, मीन्स के हमने ये कंसीडर कर लिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखें ये इक्वल जी के आ रहा है, लेकिन बाय डेफिनेशन एक्स इज इक्वल टू ए एक्स और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब हमारे पास जो ए है ये तो सारे जी के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है, और जो सारे जी के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता होता है एलिमेंट, वो हमारे पास सेंटर से बिलोंग कर जाता है। तो इट मीन्स ए जो है वो सेंटर से बिलोंग कर जाएगा। हम इसका रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं और ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आप मर्जी कर लें। तो वो यहाँ पे कहता है देयरफॉर एन इज इक्वल टू जी इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। सो तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर होगा वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल हो जाएगा। अब आप इक्वेशन 4 में इसकी वैल्यू पुट कर दें, यानी कि नॉर्मलाइजर की जगह ऑर्डर ऑफ जी पुट कर दें। तो जब आप ऑर्डर ऑफ जी पुट करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे इनके ऑर्डर, तो हमारे पास एलिमेंट बचेगा 1। जब 1 बचेगा तो उसे आप क्या करें कि जब समीशन ओपन करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सो ऑन, ये कहाँ तक 1 प्लस 1 होगा, ये आपके पास ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी टाइम्स हो जाएगा। मतलब जितना आपके पास सेंटर का ऑर्डर होगा उतने टाइम्स ये 1 आ जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी, यानी कि ये उसके इक्वल प्रूव हो गया। इस चीज़ को ये हमने प्रूव कर दिया। अब इस रिजल्ट को उठा के हमने इक्वेशन नंबर 3 में यानी कि बेसिकली पुट करना है, तो आपके पास जो चीज़ आप प्रूव करना चाहते थे वही चीज़ प्रूव हो जाएगी कि जब आपके पास एलिमेंट सेंटर से बिलोंग करता होगा तब वो आपके पास सेंट्रलाइजर के ही यानी कि सेंटर के इक्वल आ जाएगा, ऑर्डर के इक्वल। जब वो सेंटर से बिलोंग नहीं करता होगा तब आपके पास वो बाकी कॉन्जुगेसी क्लासेस के सम की फॉर्म के उनके ऑर्डर के सम की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये नीचे मैंने एक S3 की एग्जांपल भी लिखी है कि हमारे पास जब आइडेंटिटी की बात आई है तो वो सेंटर का ऑर्डर आ गया, प्लस आगे जो दो हैं वो हमारे पास जो बाकी दो कॉन्जुगेंसी क्लासेस हैं उनके ऑर्डर का जो आपके पास सामने है उसकी फॉर्म में लिखा गया। जी इसकी समझ आई है सबको? आ गई है। किसी को समझ ना आई हो वो दोबारा पूछ सकता है। अच्छा, ये वही बात होगी ना कि जो ऑर्डर S3 का वो इक्वल आ जाएगा कॉन्जुगेसी क्लासेस के, S3 की जितनी भी कॉन्जुगेसी क्लासेस है ना उनके ऑर्डर के सम के इक्वल। जी बात तो वही आ जाती है, लेकिन ये मैं मेरे ख्याल में दोनों एक ही चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन ये आकर उन्होंने किसी वजह से ये अलग अलग करके लिखा तो होगा। अब ये नहीं पता वो क्यों लिखा है, क्योंकि ये मैं भी पहले यही ऐसी क्लास इक्वेशन पढ़ी थी कि जो हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस होती हैं उनका ऑर्डर का हम सम लें तो हमारे पास वो उसी फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन बात ये आ जाती है कि ये फिर जो कॉन्जुगेसी क्लास की डेफिनेशन है, या आप नेट पे भी सर्च करके देख लीजिएगा, ये आपके पास समीशन की फॉर्म में ओवरऑल नहीं लिखी जाती, ये इसी तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड करके लिखी गई है। हो सकता है कि किसी केसेस में ये हमारे पास इस तरीके से सेटिस्फाई ना होता हो, देखें वो अब आपको उसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे पास वो कैसे होगा, सेटिस्फाई किस तरीके से नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूँ कि किसका? यानी कि हमारे पास अगर ये जो आप ओवरऑल समीशन की बात कर रहे हैं तो ये किस तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। अगर हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट आ जाएं जिनकी कॉन्जुगेंसी क्लासेस में एक एक एलिमेंट आ रहा है, तो फिर हो सकता है उस केस में भी हमारे पास सेटिस्फाई ना हो रहा हो, लेकिन वैसे भी हो जाता है फिर तो, क्योंकि हम जब उनको इकट्ठा V4 के करेंगे लिए तो वो देखे भी तो ना, सेंटर में आ ही जाएंगे। चलेंगे हम कॉन्जुगेसी क्लासेस की कल जो कल लेक्चर होगा ना, सर से हम ये बात पूछेंगे कि हमारे पास ये इस ठीक है। तरीके से क्यों सर ये आ रहा है, कल ये हम सर से क्वेश्चन पूछ लेंगे। जी इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम आ जाते हैं। वो कहता है कि ये अब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था जिस दिन इंटरव्यू हुआ था एमफिल का, उस दिन मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था अगर एक एलिमेंट्स का ऑर्डर 4 है तो उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना होगा। तो वो भी आपके पास 4 ही होगा, मतलब कि अगर आपके पास दो सेम यानी कि दो एलिमेंट्स आपके पास अगर कॉन्जुगेट हैं तो उनका ऑर्डर भी सेम होगा। तो यही यहाँ पे प्रूव करना है। वो कहता है इफ जी इज अ ग्रुप एंड एक्स बिलोंग्स टू सी ए, मतलब कि कॉन्जुगेंसी क्लासेस से लिया गया एक ही कॉन्जुगेंसी क्लासेस से, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जी वाई जी इनवर्स फॉर सम जी बिलोंग्स टू जी। तो हमने ये शो करना है क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई आपस में कॉन्जुगेट है और वाई भी यहाँ पे आगे आप लिख लीजिएगा कि ये भी जी हमारे पास कॉन्जुगेंसी क्लासेस से ही बिलोंग करता है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ एक्स जो है ये ऑर्डर ऑफ वाई के इक्वल है, यानी कि जो दो एलिमेंट्स आपस में कॉन्जुगेट होते हैं उनका ऑर्डर भी सेम ही होता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं सपोज कि ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एंड ऑर्डर ऑफ वाई इज इक्वल टू एम। तो अब यहाँ पे हम इसे कंट्राडिक्शन के साथ यानी कि हमने ये सपोज किया हुआ है, यानी कि इस केस में हम लेके चल रहे हैं और एम इज़ नॉट इक्वल टू एन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि एक्स बिलोंग कर रहा है
हमारे पास कॉन्जुगेंसी क्लासेस से ए की कॉन्जुगेंसी क्लासेस से, तो इसे मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू जी वाई जी इनवर्स। तो हमने दोनों साइड पे m अप्लाई कर दिया है। तो जब m को दूसरी साइड पे मैं ओपन करूँगा तो देखेंगे हमारे पास ओवरऑल सारे m टाइम्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो फिर हम इसे क्या करेंगे कि सिंस ऑर्डर ऑफ y इज इक्वल टू m, मतलब हमारे पास y का जो ऑर्डर m है, या आप इसे m टाइम्स ओपन करने की बजाय सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास कि जब भी, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मुझे तहूर समझ नहीं आई, ये आप बताइएगा कि ये जब हमने m को ही ओपन किया है तो ये g के ऊपर m क्यों नहीं आया? m को ओपन किया है तो g के ऊपर m क्यों नहीं आया? हाँ जी, g के ऊपर m कहाँ क्यों नहीं पे? आया? यहाँ पे ये जहाँ पे जे- मैंने ये m टाइम्स ओपन किया। m टाइम्स ओपन किया ना, तो जब m टाइम्स ओपन करते हैं तो वो m टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसका मतलब है कि ये m टाइम्स जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं, यहाँ पे तो इसलिए बात आ किसी गई। की, अब यहाँ पे देखें ना, y रेज टू पावर m हो जाएगा, वो तो आइडेंटिटी हो गया हमारे पास, क्योंकि y का ऑर्डर m है, वो तो आइडेंटिटी हो गया। ठीक ये है, जो g और g ये सारे हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर फिर m क्यों नहीं आया? ये देखे ना, ये g इनवर्स इंटू जी, ये वाले g इनवर्स इंटू जी वाले, ये जो है ना आपस में आइडेंटिटी हो जाएंगे, उसके बाद y की पावर m आएगा। हाँ जी, और जो हमारे पास फर्स्ट वाला g और लास्ट वाला g इनवर्स हमारे पास यही बचेंगे। दरमियान वाले सारे यहाँ पे हमारे पास यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि ये सारे आइडेंटिटी होते जाएंगे, और y रेज टू पावर m वो हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक हो गया। और g इनवर्स ये दोनों जब आपस में क्यूमुलेट होंगे ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कि x रेज टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इट मीन्स के हमारे पास x का, हमने अब यहाँ पे बात आती है, ये मैंने किस बेस पे कंडीशन लिखी है कि n लेस आर इक्वल टू m। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, अब हमने एक एग्जांपल की थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। उसमें हमने देखा था कि जो ओमेगा का ऑर्डर है वो बेसिकली 3 होता है, यानी कि अगर मैं ओमेगा की पावर 3 करूँ तो हमारे पास वो आइडेंटिटी दे देता है, यानी कि उसका आंसर आइडेंटिटी आ जाता है, ओमेगा का ऑर्डर हमारे पास 3 है। तो अब ज़रूरी तो नहीं पावर में 3 हो तब ही आंसर 1 मिलेगा, अगर मैं पावर में 6 लिखूँ तब भी तो आंसर 1 मिल जाएगा, अगर मैं पावर में 9 लिखूँ तब भी आंसर 1 मिल जाएगा, यानी कि 3 के मल्टीपल आ रहे हैं। और जो आगे फर्दर वैल्यू आ रही है जैसे 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये बेसिकली 3 से बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने लिखा था कि x का जो ऑर्डर है वो n है, लेकिन अब हमने इसको हल किया आगे तो x रेज टू पावर m हुआ, तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, 1 ही आ गया। तो इट मीन्स के m जो है ये हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको क्यूब रूट की एग्जांपल दिया, मैंने वहाँ पे x में सपोज कर लेता हूँ आपके पास ओमेगा है, तो अगर देखा जाए ओमेगा का ऑर्डर जो n हमने सपोज किया वो 3 है, वो हमारे पास 3 आ गया। अब इसका मतलब तो हमारे पास ये हुआ ना कि जो m आया अभी हमारे पास वो 3 भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है वो 3 हो, वो 3 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, वो हमारे पास 9 भी हो सकता है, वो हमारे पास 12 भी हो सकता है। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनती है कि n लेस आर इक्वल टू m, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ था उसका ऑर्डर n है। जब n सपोज किया तो एक और हमारे पास ऐसी पावर में वैल्यू आई है जिस पे जाके उसने हमें आइडेंटिटी आंसर दिया है। तो पॉसिबल है कि या तो m n के इक्वल होगा, या m जो है वो n से बड़ी वैल्यूज हमें देगा, यानी कि वो हमारे पास 6 हो सकती हैं, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है, 15 हो सकती है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा n लेस आर इक्वल टू m, इसकी बेस पे हमारे पास ये कंडीशन आ गई। आगे सिमिलरली आप इसी तरीके से x वो दूसरी कंडीशन ले लें कि x इज इक्वल, यानी कि दोनों साइड पे n पावर ले लें, और उसको आप हल कीजिएगा तो आपके पास y रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास y का जो हमने ऑर्डर लिया था वो m था, लेकिन यहाँ पे n पे भी जाके हमें आइडेंटिटी मिल गया। तो इट मीन्स के हम, ये माइक किसका ऑन है? गुजरिया तो लग गया। मोहम्मद सईद भाई अपना माइक बंद कर दें। अच्छा ठीक है, आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो जो y रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 हुआ है, इट मीन्स के सेम ऊपर वाली कंडीशन की बेस पे मैं m लेस आर इक्वल टू n लिखूंगा। अब देखें तो दोनों कंडीशन के मुताबिक, इसको 1 और 2 का नाम दे दीजिएगा, तो दोनों कंडीशन के मुताबिक सिर्फ एक चीज़ सेम आ रही है, इक्वालिटी की। तो इट मीन्स m इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ x है वो ऑर्डर ऑफ y के इक्वल आता है। इस थ्योरम की समझ आई है सबको? आ गई है। ठीक है जी, और इसके देते हैं ये हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया आज का भाई लेक्चर। ये मैक तो ऑफ करवा दें। पटेल अपने यार को वो है नहीं ये नहीं, भाई का नाम